नमस्कार। सत्य हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकारेश्वर पांडे। मित्रों, आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज का शीर्षक है राहुल का वार, संघ से तकरार और वैश्विक दबावों में मोदी सरकार। आप देख सकते हैं कि H1B वीजा लागू हो गया है और बहुत ह्यूज उस पे जो है वो एक तरह से उन्होंने फीस लागू किया है, जिसको वो फीस कहते हैं। मुझे लगता है कि वो एक तरह से सैंक्शन है, एक तरह से प्रतिबंध है। शायद वो रोकना चाहते हैं भारतीय जो टेक एक्सपर्ट्स हैं उनकी अमेरिका में एंट्री को। और यही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने गोल्डन वीजा रूल भी लागू कर दिया है। वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे उन पे लागू होगा और वहाँ अमेरिका में रहना, बसना, वहाँ पर अपने लिए फ्यूचर तलाश करना, ये भारतीयों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने मुश्किल कर दिया है। तो एक तरफ राहुल गांधी का वार है, जो आप देख रहे हैं कि दूसरी दफा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बहुत सारी बातें उठाई। दूसरी तरफ संघ से तकरार चल रही है, पार्टी प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और इधर ट्रंप जो है टैरिफ वार से लेके और कई चीजें लगातार इम्पोज करते जा रहे हैं। और इस बीच चीन इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह से भारतीय बाजार में अपनी एक्सेस पाले, अपना अपना जो है वो पैठ बना ले। तो ये है, प्रधानमंत्री मोदी 75 पार के हो चुके हैं और उनकी समस्याओं का अंबार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल ये 2025 के भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो साइन हुआ वीजा का, H1B वीजा का जो नोटिफिकेशन, वो प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के लगभग अगले ही दिन उन्होंने इसको साइन कर दिया, 2 दिन बाद कह लीजिए। और उधर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो केंद्रीकृत वोट चोरी का ऑपरेशन जो है उसको दिखाया और उसको आरोप लगाया कि किस तरह से लोकतंत्र की नींव को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए चुनौती दी। तो ये हमला सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं था, यह दरअसल इस सत्ता संरचना पर जो पहले से कई तरह के दबावों में है, उस पर एक और हमला जो कह सकते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया। पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को, वो एक बड़ा फैसला है। उन्होंने जो ऐलान किया है वो ये है कि H1B वीजा की शर्तें अब नई होंगी। इस वीजा को हासिल करने के लिए कंपनियों को हर साल $1 लाख, जो कि करीब 83 लाख रुपए होता है, उसकी फीस चुकानी होगी। अब जरा इसकी कल्पना करिए कि जिस टेकी का जो टेक एक्सपर्ट्स हैं जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो ऑन एंड एवरेज 1-1.25 लाख या 1.5 लाख ज्यादा से ज्यादा होगा। कुछों के ज्यादा हो सकते हैं, कुछ के कम भी हो सकते हैं। तो वो सालाना उनका अर्निंग है और उसमें अगर उनको $1 लाख का अगर वीजा फी ही देना पड़े तो वो वहाँ कैसे सरवाइव करेंगे, ये बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो दबाव बढ़ रहा है, ये भारतीय आईटी इंडस्ट्री पर दबाव है। इससे अमेरिका भी प्रभावित होगा, लेकिन उनको अमेरिका के प्रभावित होने से ज्यादा अमेरिका के जॉब्स की चिंता है। उनको लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि शायद भारतीयों को रोक देंगे तो अमेरिकन को इसका फायदा मिलेगा। अब ये कितना फायदा होगा और कितना अमेरिका को नुकसान होगा, ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन आज हम इसकी शुरुआत, आज की चर्चा की जो 18 सितंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला बोला। ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से वो एक योजनाबद्ध तरीके से वोट चोरी के, जैसा कि राहुल गांधी के शब्दों में, कि वोट को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और उसको वो ऑपरेशन चला रहे हैं। और उसमें उन्होंने कांग्रेस के, उनका आरोप है कि कांग्रेस के जो मजबूत वोट थे, मजबूत बूथों पे जो वोट थे, वो डिलीट किए गए।
उन्होंने कर्नाटक के सीआईडी का हवाला दिया कि उसकी जांच थी और आयोग को 18 महीनों में 18 बार तकनीकी जानकारी मांगी गई, लेकिन जो है चुनाव आयोग ने उसकी जानकारी नहीं दी। ये तकनीकी जानकारियां थी कि आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी ट्रेल्स क्या हैं, डिवाइस पोर्ट्स क्या हैं। इन सबों का कोई जवाब चुनाव आयोग से बकौल राहुल गांधी उन्हें मिला नहीं। और अगर राहुल गांधी की बात को माने तो वो ये कहते हैं कि अगर ये डाटा दिया जाता तो ऑपरेशन चलाने वाले तक सीधी पहुंच हो सकती थी और उन पकड़ में आ सकता था कि ये गड़बड़ी किसने की है, ये डाटा किसने डिलीट किया है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी रखे। उन्होंने गोदाबाई, सूर्यकांत और नागराज जैसे मामलों के उदाहरण दिए और इसे ये भी कहा कि ये मानव रूप से ह्यूमनली ये असंभव है, इम्पॉसिबल है और इसको ये किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि बेंगलुरु से लेके बिहार तक उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और पिछले जुलाई में 2025 के इसी साल के जुलाई में उन्होंने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसका नाम उन्होंने एटम बॉम्ब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। तब उन्होंने महादेवपुरा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोटों के कथित डिलीशन का मसला उठाया और उसके बाद फिर उन्होंने बिहार में 17 दिन की वोट अधिकार यात्रा की, जिसमें उन्होंने दलितों के, अल्पसंख्यकों के और पिछड़े वर्गों के वोटों को किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है इसका आरोप लगाया। बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया चुनाव आयोग ने, उस पे भी बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए कि दरअसल ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कराया क्यों गया, इसके पीछे वजह क्या थी। तो अगर आप नेशनल मीडिया को देखेंगे तो उसमें सूत्रों के हवाले से ये वजह दिया गया कि भाई बड़े पैमाने पर वहां पर नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमारी जो है घुसपैठिए भर गए हैं और उनका नाम हटाना जरूरी था, इसलिए ये किया गया। लेकिन इसके तहत जो मतदाता पुनरीक्षण हुआ, मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ उस पे कहा और बेसिकली तो आधार कार्ड की को उन्होंने इसमें शामिल करने की बात कही। आधार कार्ड को शामिल नहीं करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि जिस आधार कार्ड को प्रधानमंत्री कहते हैं आपका आधार आपकी पहचान, और उसको अगर चुनाव आयोग मानने से इनकार कर दे, और वो आधार कार्ड भी कैसे बनता है, आप तमाम तरह के अपने रेजिडेंस प्रूफ देते हैं, अपना जन्म प्रमाण पत्र देते हैं और भी चीजें देते हैं, तब जाके आधार कार्ड बनता है। अब ये कहा गया 1 नेशन 1 कार्ड, तो वही माना गया कि भाई 1 नेशन 1 कार्ड का हमारा आधार कार्ड जो है रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि भाई आपको आधार कार्ड को भी 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आपको शामिल करना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल एसआईआर का सिर्फ आधार कार्ड तक सीमित नहीं था। आधार कार्ड तो एक मसला था कि भाई पहचान आपकी कैसे मानी जाए, लेकिन जो चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण किया, चाहे इन डॉक्यूमेंट्स को लेके और नहीं लेके, तो 7.9 करोड़ जो मतदाता हैं वो घट के 7.24 करोड़ रह गए, यानी 66 लाख वोटों की कटौती हो गई। अब ये 66 लाख कौन है, इसमें उन्होंने जो भी डिटेल दिया उसमें से एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं था। आप जब कह रहे हैं कि पूरा का पूरा एसआईआर, पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर आप बांग्लादेशियों के नाम के कारण कर रहे थे, तो उसमें तो बड़े पैमाने पर उनका नाम आना चाहिए था, उनको आपको हटाना चाहिए था या उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो विपक्ष ने एक वाजिब सवाल उठाया कि अगर वोटर को आधार के बिना डिलीट किया जा सकता है, तो घुसपैठियों के नाम को क्यों नहीं डिलीट किया जा सकता है। और आपने कहा भी तो यही कि बहुत सारे घुसपैठिए हैं तो उनके नाम को डिलीट किया जाए, पर वो नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि असम से लेके दिल्ली तक भाजपा की सरकार सत्ता में है। बांग्लादेशी मुद्दा भाजपा का एक कोर इशू रहा है, कोर मुद्दा रहा है, और इसलिए बांग्लादेशियों को भगाने के लिए सरकार ने क्या किया, असम में क्या किया, बिहार में क्या किया, देश भर में क्या किया, यह जानना जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा देश के लिए चिंता का विषय है। इस पे सभी लोग चिंतित होते हैं कि अगर इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो निश्चित रूप से उनको निकाला जाना चाहिए और उनको वापस भेजा जाना चाहिए।
एक रिपोर्ट ऑर्गेनाइजर में छपी, उसमें ये कहा गया कि असम में कुल 1,65,531 लोगों को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया घोषित किया गया। अब देखिए, बड़ी फिगर है, 1,65,531 लोग, और उसमें यह भी कहा गया कि 30,115 लोगों को निष्कासित किया गया। आपने आइडेंटिफाई तो किया 1,65,000 से ज्यादा, और डिपोर्ट किया 30,000 के करीब करीब। चलिए, ये डाटा भी लगता है कि चलो कुछ तो किया, लेकिन अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि ये डाटा कब से कब का है। क्या ये बीजेपी के रिजिम में निकले या उससे पहले से मिला के निकले? तो अगर डाटा सर्च करते हैं तो ये पाते हैं कि 1966 से लेके 2024 तक का ये संयुक्त डाटा है जिसको सरकार दिखा रही है। अब इसमें कांग्रेसी सरकारों का भी कार्यकाल शामिल है, उस दरमियान भी निकाले गए, बीजेपी सरकार के 10 वर्षों में। अब इसमें कितने निकाले गए 10 वर्षों में, इसका स्पष्ट विवरण नहीं है। कायदे से तो ये दिया जाना चाहिए था कि इस साल से इस साल के बीच में इतने आइडेंटिफाई हुए और इतने निकाले गए। उस पे भी डाटा आप सर्च करें तो निकलता है कि 2024-25 में 2300 से अधिक लोगों को घुसपैठिया घोषित किया गया। 2300 लोगों से अधिक लोगों को घुसपैठिया घोषित किया गया। ठीक है, घोषित किया, लेकिन सिर्फ 312 को ही न्यायिक प्रक्रिया के बाद निष्कासित किया जा सका। ये तो बहुत कम परसेंटेज है। एक तो आप 1,65,000 की बात करते हैं, फिर 30,000 को निष्कासित करने की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि डाटा कहता है कि 2024-25 में मात्र 2300 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से सिर्फ 312 लोगों को निकाला गया। तो ये जिनको निष्कासित किया गया, अब इतनी कम संख्या क्यों रही? सरकार ये नहीं बताती कि जब इतने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया तो सबको निकाल बाहर करना चाहिए। भाई, हमारे देश में भी अमेरिका से लोगों को निकाला गया और उनको हथकड़ियों बेड़ियों में निकाल के भेजा गया है। तो अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो इस मामले में बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं और कई तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया कि वी हैव अडॉप्टेड ए पुश बैक पॉलिसी फॉर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। पुश बैक पॉलिसी, पुश बैक पॉलिसी क्या होता है? क्या है, असम बांग्लादेश बॉर्डर पे मैं वहां तमाम बॉर्डर्स घूम चुका हूं, देखा हूं। हर बार, हर रोज जो है उधर से बांग्लादेशी इस मौके की तलाश में वहां खड़े हुए नजर आते हैं कि मौका मिले तो इधर आए। वो करते क्या है, यहाँ आकर रिक्शा चलाते हैं या और छोटे मोटे काम करते हैं और चले जाते हैं। उसको रोकना चाहिए, कटीले तार के बाड़ लगाए जाने चाहिए। लगाए गए हैं, काफी हद तक लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह नहीं लगाए गए। दूसरा, कुछ एरियाज जो हैं वो रिवराइन बॉर्डर होता है, नदियों की सीमा। अब नदियों में कैसे बाढ़ लगाएंगे? तो आप थोड़े थोड़े दूर पर उसको आप किसी तरह से आप ऑब्जर्व करते रहते हैं। और नदियों में क्या होता है, हमारी सीमा रेखा भारत की और बांग्लादेश की उन नदियों के बीच से होके गुजरती है। तो वो नदी के उस पार से डुबकी लगाते हैं और इस पार निकल आते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। इसी को घुसपैठ उसको कहते हैं, लेकिन इसको रोका जाना चाहिए, किसी भी तरह रोका जाना चाहिए। तो ये इस तरफ जो प्रयास हुए, इस तरफ बीएसएफ डिप्लॉयड है और उसको रोकने का प्रयास लगातार होता रहता है और उन्हीं को डिपोर्ट करते हैं, वहीं से वापस भेजते हैं कि अगर कोई यहाँ आ गया तो इसको पुश बैक पॉलिसी कहते हैं, इसी को वो कहते हैं। लेकिन ये पुश बैक पॉलिसी वो तो नहीं हुई ना कि जिसको कहा जा रहा था कि आप देश में 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं, तो पहले जो अंदर घुस के आके बैठे हुए हैं, अगर हैं, जैसा भाजपा ने कहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको डिटेक्ट करना चाहिए और उनको डिपोर्ट करना चाहिए। तो वह जो डिटेक्शन और डिपोर्टेशन है, उसकी कार्रवाई जो है वो बहुत कम दिखाई देती है और उसमें जो है वो सरकार को शायद उतनी कामयाबी नहीं मिली है। इसी बीच में जो ये पुशबैक पॉलिसी है, उसको लेके एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संस्थाओं ने भी जो है उस पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करते और एक तरह से उसका वायलेशन है। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में तो करीब 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार है। एक आध बार बीच में आरजेडी के साथ वो आए, लेकिन ज्यादातर तो उनकी सरकार बीजेपी के साथ रही। एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल हैं, सरकार को केंद्र में समर्थन दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि पिछले 20 साल में नीतीश बाबू की सरकार ने, एनडीए सरकार ने बिहार में कितने लोगों को डिटेक्ट किया?
तो ये मालूम होता है कि नहीं साहब, इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने डिटेक्ट हुए या कितने डिपोर्ट हुए। तो जब डिटेक्ट और डिपोर्ट नहीं हुए 20 सालों में, तो अचानक आप एसआईआर कर रहे हैं, तो उसकी उसकी विश्वसनीयता एक तरह से संदिग्ध हो जाती है कि भाई ये बांग्लादेशियों के लिए ही है या कुछ और है। और अगर उसके लिए भी था तो ये 65-66 लाख जो निकाले गए, उसमें निश्चित रूप से उनकी सूची होनी चाहिए कि भाई देखिए, हमने कहा था ना कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी हैं, तो इतने लोगों के नाम आए और हमने उन लोगों को निकाल दिया। ये नहीं हुआ है। तो ये जो सवाल उठता है, ये सब की डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और बांग्लादेशियों के वोट बैंक की बात हो रही है। तो अगर कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया था तो भाजपा ही सरकार से उम्मीद थी ना कि वो निकाल बाहर करेंगे। इसके अलावा किससे उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि बाकी दलों को तो आप कहते हैं कि वो उसको शेल्टर देते हैं, वो उसको संरक्षण देते हैं। तो जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वह थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बांग्लादेशियों के मुद्दे पर कुछ काम करे, लेकिन वो होता हुआ दिखता नहीं है कि वो कहाँ हुआ है। अब कुछ बीएसएफ के आंकड़े हैं जो ऑलरेडी गूगल पे हैं, आप भी सर्च कर सकते हैं। 2023 में 2406, 2024 में 2425 और 2025 में अब तक 557 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में पकड़ा गया है। मैंने जिससे कहा ना कि वो कोशिश में रहते हैं कि भाई मौका मिले तो इधर आए। और एक बात और है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा बयान दे दिया और ये कहा कि हम बांग्लादेशियों को वर्क परमिट देंगे। अरे भाई, आप तो निकालने की बात कर रहे थे, आप उनको पहचानने, वापस भेजने से, बॉर्डर को सील करने की बात कर रहे थे, और अब आप कह रहे हैं कि हम उनको वर्क परमिट देंगे, यानी आप उसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे भी सवाल खड़े हुए। पश्चिम बंगाल की सरकार पे बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही है और उनको वोटर आई कार्ड दे रही है। बड़ी अजीब बात है, बॉर्डर पे अपना बीएसएफ बैठा है, केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये कोई भी सरकार, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पे आरोप लगाएं या ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाएं, दोनों बाद में आते हैं। स्टेट पुलिस तो अंदर आने के बाद जो भीतर घुस गए तब उनका रोल होता है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में 2688 मामले घुसपैठियों के आए। तो यानी कि जिस ममता बनर्जी की सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं, उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट किया और डिपोर्ट किया। मिजोरम में भी 1669 और त्रिपुरा में 771 बांग्लादेशी घुसपैठिए निकाले गए, लेकिन असम में सिर्फ 51 लोगों को वापस भेजा गया, और वो भी 3 सालों में। ये जो 51 का डाटा है, 3 साल का डाटा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी शासित जो राज्य है असम, उसमें घुसपैठियों की पहचान और उसके निष्कासन का एवरेज जो डाटा है वो सबसे कम रहा है। इस बीच में जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड है वो इस पुशबैक की कोशिशों का विरोध करता रहा है। जाहिर है हम लोगों ने भी, भारत सरकार ने भी इसका प्रत्युत्तर दिया होगा, जवाब दिया होगा। एक घटना हुई मई 2025 में इसी साल, जिसमें करीबन 13 लोग जीरो लाइन पर पकड़े गए। अब वो फंसे रहे क्योंकि उधर बांग्लादेश उनको लेने से मना कर रहा है और इधर भारत उनको अस्वीकार कर रहा है कि नहीं, हम इनको घुसने नहीं देंगे। तो वो बेचारे बॉर्डर लाइन पे, नो मैंस लैंड एक तरह से है, उस पे फंस गए कि इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें। न वो लेने को तैयार है न ये घुसने देने को तैयार है। तो ये स्थितियां बनती हैं। तो ऐसे में जो है, हमें देखना चाहिए कि क्या वास्तव में बांग्लादेशियों को डिटेक्ट करने की, डिपोर्ट करने की और उसको सील करने की बॉर्डर की हमारी जो पॉलिसी है वो कितनी कामयाब हो पाई है या नहीं हो पाई है। और इस मुद्दे पे आप जब एसआईआर करते हैं तो जाहिर है ये सवाल उठता है कि भाई जरूरी है तो एसआईआर करिए, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं कि क्या इन्हीं बांग्लादेशियों जिनकी बात आप कर रहे थे जो निकले नहीं, तो 2014 का लोकसभा चुनाव भी तो इसी मतदाता सूची पे हुआ था। और ये चुनाव भी जो है, आपने इसमें कहा कि हम इसको निकाल बाहर करेंगे, 65 लाख जो निकाले उसमें आपने कहा कि नहीं, 35 लाख दूसरे राज्यों में माइग्रेट कर गए, 20 लाख जो है उनकी डेथ हो गई और 7 लाख जो है वो डुप्लीकेट थे या उनकी पहचान ढंग से नहीं हो पाई।
तो मामला बहुत क्लियर नहीं हुआ। इस देश में बांग्लादेशियों के मुद्दे को गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, इसको उठाया जाना चाहिए, उनको डिटेक्ट और डिपोर्ट किया जाना चाहिए और देश के सामने ये आंकड़े रखने चाहिए कि पिछले 10 सालों में कितने लोगों को पहचाना गया है, कितने लोगों को उनकी पहचान हुई, डिटेक्ट किया गया और डिपोर्ट किया गया है। वरना ये जो मुद्दा है वो देश के लोगों में एक भय पैदा करता है कि अरे भाई हमारे देश में इतने सारे बांग्लादेशी घुसे हैं। और अब आप किस सरकार पे कहेंगे कि भाई क्या किसी और पार्टी की सरकार पे आप भरोसा करें? सबसे ज्यादा मुद्दा जिसने उठाया भारतीय जनता पार्टी, उसी पे सबसे ज्यादा भरोसा रहा, तो उनको अपने आंकड़े रखने चाहिए। जब ये डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन होता है तो वो सिर्फ स्टेट तक सीमित नहीं रहता, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। इसमें विदेश को भी बताना पड़ता है एमईए के थ्रू उस पर्टिकुलर देश को, जैसे बांग्लादेश इन द केस कि बांग्लादेश को बताना पड़ता है कि हमने इतने लोगों को डिटेक्ट किया है और डिपोर्ट किया है और ये एक सर्टिफाई हो जाता है कि उन्होंने इतने लोगों को एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है। यह मुद्दा है जो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ वोट चोरी का मुद्दा, जिसको राहुल गांधी से लेके आरजेडी तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और इस तरह से जो मतदाता सूची में जो डिलीशन का मसला है ये भी अब तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जिसको अन्य दलों ने उठाया। आपको याद हो कि इस एसआईआर पर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन इंटेंसिव रिवीजन पर, एसआईआर पर चंद्रबाबू नायडू जो कि एक महत्वपूर्ण घटक हैं, दूसरे महत्वपूर्ण घटक हैं टीडीपी उनकी पार्टी केंद्र सरकार की, उन्होंने भी एक पत्र लिखा था चुनाव आयोग को कि इसको किस तरह किया जाना चाहिए और किस तरह से ये उनके राज्य के लिए भी एक तरह से खतरा हो सकता है। कई राज्यों ने इस पर चिंता जताई है। तो मुझे लगता है कि इस पे चुनाव आयोग को भी बहुत साफ तरीके से सामने आना चाहिए कि भाई मसला बांग्लादेशियों का था या नहीं था, अगर था तो कितने निकाले गए, नहीं निकाले गए, और जो दूसरे रीजन हैं। तो आज की चर्चा में हम इसी को समाप्त करते हैं। जो दूसरे मुद्दे हैं H1B वीजा और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारी विदेश नीति कहाँ किस दिशा में पहुंच गई है, इस पर अगले एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.